बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम इसमें 3 थ्योरीज करेंगे। बॉन्डिंग की 3 थ्योरीज गिवन है। सबसे पहले एक वर्नर की थ्योरी थी जो ठीक ठाक आई थी, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी अप्लाई करने के लिए, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे। तो पहले पर हम समझेंगे वर्नर ने अपनी जो थ्योरी दी उसमें से एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको मैं पहले बिल्कुल ब्रीफ में कराऊंगी। फिर उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे, उसमें से बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से ही आते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैसे हमारी रिसेंट थ्योरी है जिसको हम यूज़ भी करते हैं, बट उसमें से इतना बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। बट रिसेंट थ्योरी हमारी सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो भी हमें अप्लाई करना सीखना है एग्जाम्पल्स के ऊपर, उसमें याद कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल पर अप्लाई करना सीखना, और बहुत सिंपल होती है उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो तो। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वर्नर की थ्योरी। तो वर्नर ने किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कवर हुए थे तो ये एक बहुत ही अलग एक तरीके से फील्ड थी साइंटिस्ट के लिए, कि एकदम सब कुछ अलग, कि नॉर्मल कंपाउंड ही नहीं है कि 3-4 चीज़ें जो कि अपने आप में स्टेबल हैं, स्टिल वो आपस में मिलकर एक स्टेबल चीज़ को क्रिएट कर रही हैं, जिनमें बड़े सुंदर सुंदर कलर्स भी हैं, बहुत अलग इनकी अपनी एक्साइटिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इनके अपने अलग ही गुण हमें देखने को मिलते थे, जो कई बार समझ ही नहीं पा रहे थे साइंटिस्ट कि इनमें बॉन्डिंग हो कैसी रही है, कि किस तरीके से स्टेबल चीज़ें ही मिलकर एक अलग एक बड़ी एक स्टेबल चीज़ को क्रिएट करे ही जा रही हैं। तो वर्नर ने अपने तरीके से एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई कर करके बताया था। तो एग्जाम्पल के ऊपर अभी मैं बाद में बताती हूँ, पहले उसने हमें एक जनरल एक बात बताई थी। उसने इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को समझाया। उसने कहा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसने कहा सेंट्रल मेटल आयन की ना 2 टाइप की वैलेंसी होती है। मतलब उसने थ्योरेटिकल अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा वैलेंसी हमारी एक ही होती है, बट उसने समझाने के लिए कहा कि ईच एंड एवरी मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नीड टू सेटिस्फाई 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, ठीक है, कि वो 2 तरीके की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की एक तरीके से नीड होती है उसकी। तो उसने कहा कि वैलेंसी 2 होती है मेटल आयन की, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इनमें डिफरेंस ही आया हुआ है पेपर में, जब एक बार आया है ये, तो मैंने ये डिफरेंस की मैनर में ही बना दिया है ऑलरेडी नोट्स में। जो पहले 5 पॉइंट हैं बिल्कुल सेम 5 पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी के हैं, वो डिफरेंस ही हैं 5 क्लियर कट उनके, एकदम ब्रीफ में मैंने छोटी छोटी लाइनों में लिख दिया है। तो वही मैं पहले उस डिफरेंस को समझा देती हूँ, फिर हम इसको एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो 2 टाइप्स की वैलेंसी हो, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती हैं किसी भी मेटल आयन की, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। अब इसको ऐसे समझो जैसे अब तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, लिगेंड क्या है। पहले कोई लिगेंड टर्म ही नहीं थी, लिगेंड टर्म तो आई बाद में है, ठीक है। वो तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आई थी तब उसने टर्म दी थी हमें एक टर्म लिगेंड, ठीक है। अब हमें पता है, अब मैं इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को पहले तुम्हें बता दूं, ये किसको प्राइमरी कह रहा है किसको सेकेंडरी, क्योंकि अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट। जैसे मान लो मैंने, देखो बेटा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिखा, ठीक है, और मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स तो बेसिकली मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब मेटल को अपने, मतलब किसी भी चीज़ से लोन पेयर लेकर जब बॉन्ड बना रहा होता है तो वो तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी हो रही होती है। और जब चार्ज मेटल आयन का सेटिस्फाई हो रहा है, अब चार्ज जनरली किससे सेटिस्फाई होता है, सिंपल आयन से। पर जो अंदर भी हमारे लिगेंड्स जो हमारे कैसे हैं, चार्ज्ड लिगेंड्स हैं, चाहे कैटाइनिक हैं चाहे एनायनिक हैं, क्योंकि कैटाइनिक भी 1-2 लिगेंड होते हैं, जनरली एनायन ही हमारे लिगेंड होते हैं अगर आयन की बात करें। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं और एनायनिक लिगेंड होते हैं। तो जो हमारा लिगेंड एनायन की फॉर्म में अंदर है, इस स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ऐसे वाला आयन इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा होता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी कर रहा होता है। लोन पेयर देकर तो सेकेंडरी वैलेंसी की पूर्ति करता है, और अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू वो क्या करता है, उसके चार्ज को भी तो सेटिस्फाई कर रहा होता है। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालती हूँ तो इसका भी तो चार्ज देखती हूँ, इसका भी देखते हैं, अगर आगे होता है तो उसका भी देखते हैं, बाहर जो होता है उसका भी देखते हैं, ठीक है। तो जो एनायनिक लिगेंड है वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को पूरा कर रहा होता है, ठीक है। पर जो न्यूट्रल लिगेंड है वो खाली उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को ही पूरा करेगा।
और जो हमारे सिंपल आयंस है वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी को ही पूरा करेंगे। तो अब मतलब तुम्हें एक वैसी बात पता लगी होगी वो किसको प्राइमरी वैलेंसी कह रहा है और किसको सेकेंडरी। तो अब हम इनको डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी उसकी हमेशा किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है? आयंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय आयंस, आइदर कैटायन और एनायन। भाई अगर कोई इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज होगा तो आगे हम कैटायन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड आइदर बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एनायंस। कैटायन भी हो सकते हैं बट वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और एनायन, जनरली एनायंस। ठीक है बेटा, बट जो भी हो यहाँ पर बेसिक उसकी बात क्या है, दैट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी चीज उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करेगी उसके पास क्या होनी चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, पहला डिफरेंस। सेकंड हम डिफरेंस देखें, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेसिकली वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमें हेल्प करती है। जितनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन नंबर। चार्जेस की हेल्प से ही तो हम लिगेंड और सिंपल आयंस के चार्जेस की हेल्प से ही तो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें उसकी क्या चीज के बारे में बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स का नंबर ही तो था जो अरेंज है। अगर कोई बाइडेंटेट है तो भी हम ये देखते हैं वो कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो लिगेंड्स की डेंटिसिटी के हेल्प से ही तो हम क्या निकाल रहे होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करती है और सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प करती है। तो ये सिंपल सीधे सीधे डिफरेंस बन जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू मेटल आयन कैसी बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू मेटल अपनी कैसी बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बेटा, आयोनिक बॉन्ड कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती है। मतलब जैसे कि एक पॉजिटिव आयन की अपनी जितनी भी फील्ड है, जितना वो अट्रैक्शन दे सकता है, उसमें वो जितने नेगेटिव आयन को रख सकता है रख लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा? नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। तो जब उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता तो प्राइमरी वैलेंसी जब वो अपनी सेटिस्फाई कर रहा होता है मेटल लाइन, तो उस चीज की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बन रही है प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू वो कैसी है? नॉन डायरेक्शनल, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो दिस वैलेंसी कांट हेल्प इन शेप डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसी हैं? लोन पेयर हैं, तो उनके बीच में जहां पर रिपल्शन सबसे कम होगी वहां पर ही वो अरेंज होकर रह जाएंगे। तो ये बॉन्ड कैसी होती हैं? डायरेक्शनल। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगी तभी तो हम शेप निकालते हैं कि भाई इस मैनर में अरेंज है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऐसे अरेंज है तो टेट्राहेड्रल है, ऐसे अरेंज है तो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, दस हेल्प्स इन शेप डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी कैसी होती है बेटा? डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल होने के कारण ये हमें शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, जब हम इनको स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ ड्रॉ करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को वो डॉटेड की फॉर्म में ड्रॉ करता है। हम इस पे अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू वर्नर, तो वो डॉटेड लाइन बनेगी। और जब हम सेकेंडरी वैलेंसी को ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे प्लेन लाइन की फॉर्म में हम इसको, मतलब थिक एक रिजिड एक ठोस लाइन की फॉर्म में हम इसको दर्शाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात? तो दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर बेटा? अब हम एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे कि वर्नर ने कैसे एक एग्जाम्पल पर अपनी थ्योरी को अप्लाई किया था। ठीक है बेटा, और किस तरीके से फिर उसने उसको निकाला कि हम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है ना? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में हमने डिफरेंस देखा। अब देखो बेटा, इसने एक एग्जाम्पल से हमें कैसे समझाया। तो ये 5 डिफरेंसेस आ गए समझ में। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो मतलब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि उसने कहा कि ये हो क्या रहा है कि जैसे उसने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, किसी साइंटिस्ट ने अमोनिया लिया साथ में। अब उसने देखा कि जब अमोनिया की अगर वो 6 मॉलिक्यूल लेता है तब भी स्टेबल कंपाउंड बनता है। अगर अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल ले लेता है
तब भी एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है। नहीं तो जब एक कोई स्टेबल कंपाउंड बन रहा होता है तो रेशो भी कहीं ना कहीं फिक्स होती है, भाई इतना इतना लेने से एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। फिर उसने ये देखा कि जब 4 ले रहा हूँ ले तब भी मिल रहा है बड़ा स्टेबल कंपाउंड, 3 ले रहा है तब भी एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो सिर चकरा गया सबका कि ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी ऑलवेज गेट द स्टेबल कंपाउंड। तो हर स्टेबल कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो इस सब की इन चारों कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बड़ी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें वर्नर ने दी, और वर्नर ने फिर हमें इसके स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाए कि भाई ये ऐसे अरेंज हैं तो ये हमारा कैसा है, एक स्टेबल कंपाउंड हमें मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखो इसने हमें किस तरीके से इनको अरेंज करके दिखाया। इसको थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि पूरी टेबल बन जाएगी। तो कौन कौन से लिए थे, देखो बेटा इसने पहले मैंने कितने अमोनिया लिखे थे, 6। तो 6 अमोनिया ले रहे हैं तब भी स्टेबल मिल रहा है। अगर हम 5 अमोनिया ले रहे हैं तब भी हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है। 4 ले रहे हैं, ऐसे उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया था। ये तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ वर्नर की थ्योरी, ऐसे उसने बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, और सब में स्टेबिलिटी को बड़ा वेल एक्सप्लेन उसने अपने तरीके से किया था। पर वो एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कि अप्लाई करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है हर एग्जाम्पल पे। पर हमने तो उसने जो कर लिया तो रिजल्ट्स को देख रहे हैं, तो इसलिए अभी हम आराम से इसको जल्दी समझ लेंगे। तो देखो बेटा इसमें यहाँ पर उसने 2 एक्सपेरिमेंट की मैं यहाँ पर उसकी रिजल्ट बता रही हूँ। उसने क्या करा कि उसने एक तो कंडक्टेंस मेजरमेंट करी। एक तो देखो बेटा क्या होता है कि जैसे क्लोराडाइन का एक टेस्ट होता है, ठीक है, जैसे हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ही किया था ना, ऐसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट का भी बड़ा अच्छा सिंपल टेस्ट होता है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालें किसी भी ऐसे साल्ट के घोल के अंदर जिसमें क्या है क्लोराडाइन, तो अगर मैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालती हूँ तो हमें AgCl मिल जाता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सॉलिड बनकर नीचे बैठता है। हम छान लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं और उसको तौल लेते हैं। तौल कर हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने क्लोराडाइन उस कंपाउंड के अंदर होंगे, क्योंकि उसी मैनर में AgCl बना होगा। भाई 3 क्लोराडाइन है तो 3 AgCl बने होंगे। ठीक है, तो एक रेशो हमें पता लगती चली जाती है कि भाई हम जब इक्वल अमाउंट का वो सोल्यूशन ले रहे हैं और इक्वल अमाउंट का सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं तो वो हमें कितना अलग अलग AgCl दे रहा है। तो AgCl जो निकल कर आए प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में, उनको तोल कर उसने क्या वो निकाली अपनी, उसने एक रिजल्ट निकाला। उसने क्या रिजल्ट निकाला कि इस पहले कंपाउंड में उसके रिजल्ट के हिसाब से जो क्लोराडाइन हमारे AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होकर आ रहे थे, उसने कहा यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 3 क्लोराडाइन प्रेसिपिटेट होकर। इसका रिजल्ट उसने हमें क्या दिया, 3 क्लोराडाइन का। यहाँ पर उसने हमें जो रिजल्ट दिया 2 क्लोराडाइन का दिया। यहाँ पर जो उसने रिजल्ट दिया हमें 1 क्लोराडाइन का दिया जब ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसने कहा नो प्रेसिपिटेट्स, कोई पीपीटी आया ही नहीं, कोई क्लोराडाइन निकल कर नहीं आया। ठीक है, फिर उसने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया कि उसने कंडक्टेंस मेजरमेंट करी कि हम कंडक्टेंस मेजरमेंट समझते हो कि हमने पानी डाला, हमने करंट पास किया और देखा कितनी आइंस की वजह से हमारी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह लो, मोलर कह लो, इक्विवेलेंट, उसने जो भी मेजर करी तो उसने कंडक्टिविटी मेजरमेंट से निकाला कि जो यहाँ पर कंडक्टेंस कितने आइंस की वजह से टोटल आ रही है। तो जब उसने कंडक्टेंस मेजरमेंट यहाँ पर करी तो उसने देखा कि यहाँ पर 4 आइंस की वजह से हमें क्या मिलती है, कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 3 आइंस की वजह से मिल रही है, यहाँ पर 2 आइंस की वजह से मिल रही है, और यहाँ पर उसने कहा नो कंडक्टेंस, मतलब कोई थी ही नहीं, तो नो आयन, आयन ही नहीं था, कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है बेटा, मतलब करंट कोई फ्लो ही नहीं हो रहा था, है ना, कोई हमें इंडिकेशन ही नहीं मिली। अब इन रिजल्ट्स के बेसिस पर, समझ में आ रही बेटा ये बात, इन रिजल्ट्स के बेसिस पर और ये जो कॉम्बिनेशंस थे उसने हमें इनके क्या दिए, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर बना के दिए। उसने कहा जब ये ऐसे 3 क्लोराडाइन और 6 अमोनिया होते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा उसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन होगा ये तो उसने कहा इसका स्ट्रक्चर और इसमें ये अरेंज हो रहे होंगे आपस में इस तरीके से। ठीक है, जब होगा कॉम्बिनेशन ये तो उसने कहा ये आपस में अरेंज होंगे ऐसे। और जब होगा कॉम्बिनेशन ये
तो उसने कहा वो अरेंज होंगे इस तरीके से। आप तुम क्लियर कट इन रिजल्ट को भी मैच कर सकते हो। देखो कि यहाँ पर 3 क्लोराडाइन बाहर हैं, तो 3 क्लोराडाइन हमें AgCl के रूप में मिले, और टोटल बने 4 आयंस की। 3 तो क्लोराडाइन बनेंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ 4 आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगी, आ रही है। यहाँ पर देखो तो एक आयन ये बनेगा और 2 आयन ये क्लोराडाइन बनेंगे, तो 3 आयंस की वजह से तो कंडक्टेंस होगी, पर क्लोराडाइन कितने प्रेसिपिटेट होकर मिलेंगे? 2 AgCl बनेंगे। ऐसे यहाँ पर देखो एक क्लोराडाइन, क्योंकि जो अंदर आ गया वो नहीं निकलेगा बाहर। ये हमने डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स के डिफरेंस में भी देखा था। जो आयन अंदर कॉम्प्लेक्स आयन है वो टूट कर अब बाहर नहीं आएगा, जो सिंपल आयन है वो अलग हो जाएगा जब हम पानी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्लोराडाइन ही प्रेसिपिटेट होगा, और टोटल आयन कितने बनेंगे? एक ये कॉम्प्लेक्स आयन और एक ये सिंपल आयन, तो 2 आयन्स की वजह से कंडक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही बन गया, तो यहाँ कोई आयन नहीं बनेगा, कोई क्लोराडाइन बाहर नहीं है, तो नो प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl गेट फॉर्म्ड। ठीक है ना, ठीक है ना, तो नो प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड हियर। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस तरीके से उसने ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया, पर बड़ा टफ होता है ना कि हम पहले इतनी कॉम्बिनेशंस बनाएं, फिर उन पर इतनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स निकालें, फिर सारे रिजल्ट्स को मैच करने बैठें, फिर उनके स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू अप्लाई। तो भाई इतना सिंपल तो नहीं था कि हर बार 10 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, हर बार 10-10 काम करने पड़ेंगे। एक होता है सिंपल, वैसे एक कॉम्प्लेक्स है, मेरे को उसकी बॉन्डिंग समझ में आ गई। तो इसलिए वर्नर की थ्योरी अप्लाई करने में कैसी थी? एक लेंदी, एक टीडियस, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। समझ में आ रही बेटा बात? अब उसने हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखाए इनके, पर फिर भी इसने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया था, तो हम इसको समझेंगे। तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल से समझी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस देखा। अब इसकी उसने स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रॉ करके दिए, देखो इनके मैं स्ट्रक्चर तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। ये तो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको अगर ड्रॉ करके देखें तो उसने देखो इसको कैसे बनाया कि भाई इस तरीके से ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो अंदर 6 है, अंदर यहाँ पर 6 के 6 अमोनिया है, तो 6 अमोनिया को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वैसे उसने ऐसे ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में नहीं बनाया था, 6 बस बॉन्ड बना रखी थी, ऐसे ही बीच वाली 4 लाइन उसने ड्रॉ नहीं कर रखी थी। पर चलो हम एक ऑक्टाहेड्रल शेप को देख रहे हैं। अब ये जो 3 क्लोराडाइन है उसको भी उसने शो किया, क्योंकि डायरेक्शनल तो बॉन्ड है नहीं। अच्छा ये है, अब क्योंकि ये तो डायरेक्शनल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो आयन सिंपल आयन है, तो इनको कहीं भी बना दो। पर कैसे बनाएंगे? डॉटेड डॉटेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से उसने डॉटेड डॉटेड फॉर्म में हम इनको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बना दो, तो ऐसी 3 को कहीं भी बना दो, बट बाकी जो 6 हैं उनको हमें ऑक्टाहेड्रल शेप के फॉर्म में शो करना है। अब अगर एक ऐसी भी देख लो जिसमें क्लोराडाइन प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? देखो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ कि एक पोजीशन में यहाँ पर अब क्लोराडाइन अंदर आ गया, अब ये इसको थिक लाइन भी शो करोगे, इसी को ही हम कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन की फॉर्म में भी शो कर देंगे। बाकी हमारे 5 अमोनिया हम भर देंगे जो हमारी ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस हैं, और बाकी जो तुम्हारे क्लोराडाइन बचे हैं उनको कहीं भी बना दो, ऐसे डॉटेड डॉटेड करके एक इधर बना दिया, एक हम यहाँ बना दिया। अरे बेटा बात समझ में? तो इस तरीके से इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसने हमें अपनी थ्योरी को अप्लाई करके बताया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।